अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम के इंट्रोडक्शन के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। टॉपिक की कंप्लीट अवेयरनेस के लिए लेक्चर को आखिर तवज्जो से सुने और देखें और इसमें शामिल फॉर्मेट्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल करने में आपको आसानी रहे। बड़े तिजारती इदारों में डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है जिसमें ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। पहले इन्हें फिर लेजर्स में पोस्ट किया जाता है और फिर इन लेजर्स की मदद से बैलेंस सीडी मालूम करके ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है और सबसे आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकें। और उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी तैयार की जाती है जिसमें एक तरफ एसेट्स लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, यानी एक कंप्लीट प्रोसीजर्स के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। लेकिन सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द महदूद पैमाने पर छोटे कारोबारी इदारों या शॉप्स में अकाउंटिंग के तमाम उसूलों को नहीं अपनाया जाता। इन कारोबारी इदारों में सादा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें आम तौर पर कैश बुक, डेटर्स और क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और इसके साथ साथ स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स बनाई जाती है और सबसे आखिर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जाती है। इस अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस की डिटर्मिनेशन के लिए इंक्रीज नेट मेथड यूज किया जाता है और इसके साथ साथ कन्वर्जन मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्जन मेथड आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड पर बात करेंगे। इससे मुराद ऐसा मेथड है जिसमें आप कैपिटल में इजाफा नोट करते हैं। कैपिटल में इजाफा होने का मतलब आपके एसेट्स इंक्रीज होना है। मिसाल के तौर पर साल के शुरू में आपके पास कैपिटल 5 लाख का था और साल के आखिर में यही कैपिटल सेल्स परचेज की वजह से 7 लाख हो गया नेट, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इजाफा हुआ और ये इजाफा प्रॉफिट को शो कर रहा है। अगर इसके मुकाबले में साल के आखिर में कैपिटल कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि सेल परचेज की ट्रांजैक्शन की वजह से आपको लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके पहले हिस्से यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बनाई जाती है और इसको बनाने का बुनियादी मकसद कैपिटल फाइंड आउट करना होता है। लेफ्ट साइड पर तमाम एसेट्स लिखे जाते हैं जबकि राइट साइड पर तमाम लायबिलिटीज और कैपिटल की अमाउंट लिखी जाती है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंटेंट्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले एसेट्स लिखे जाते हैं। एसेट्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो सोर्सेज होते हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी बिजनेस गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और इनकी दो काइंड्स होती हैं, एक करंट एसेट होता है और दूसरा फिक्स एसेट्स होता है। करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वर्किंग लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से कम हो, जबकि इसके मुकाबले में फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वर्किंग लाइफ एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हो। एसेट्स के मुकाबले में लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज से मुराद ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेस ने या आपने दूसरे इदारों या बिजनेसेस को पे करनी होती हैं। इनकी भी दो किस्में होती हैं लेकिन यहाँ पर हम करंट लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे। करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से मुराद ऐसी अमाउंट जो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अदा करनी हो। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते हैं हम। सबसे पहली रो में आप बिजनेस का नेम लिखेंगे, दूसरी रो में आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो लिखेंगे। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे, बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे। थर्ड रो में वो पीरियड मेंशन करेंगे जिसके लिए आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। अब इसकी एसेट वाली साइड पर हम सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखेंगे। उसके बाद अगर बिजनेस ने या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है शॉर्ट टर्म बेसिस पर जिसका पीरियड एक अकाउंटिंग पीरियड से कम हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ये एसेट होती है, ये भी यहाँ पर आएगी एसेट में। इसके बाद डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स लिखते हैं। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल ऐसे अफराद होते हैं जिनसे आपने अमाउंट क्रेडिट सेल्स की वजह से रिसीव करनी होती है और इन पर आमतौर पर एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं ईयर एंड पर, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पर आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको मिला ना हो, ये आपके लिए इनकम होता है। क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक रिसीव नहीं होता इसलिए इसको एसेट बनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपने
दूसरे इदारों को, दोस्तों को लोन दिया हुआ तो वो भी आपका एसेट है। इस पर जो इंटरेस्ट आपका ड्यू हो चुका है, जो आपको नहीं मिला, तो वो भी आपका एसेट होगा। अगर क्वेश्चन में एडवांस पेमेंट्स या प्री पेड पेमेंट्स हों तो वो भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। ये वो अमाउंट होती है जो आप बिफोर टाइम पे कर देते हैं, ये एक्सपायर्ड नहीं होती, ये आपकी अनएक्सपायर्ड अमाउंट्स होती हैं, ये आपके करंट एसेट होते हैं। इसके साथ साथ बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल, ये भी आपके करंट एसेट्स हैं। स्टॉक जो आपके पास ईयर एंड पर बचा हुआ है रॉ मटेरियल की सूरत में, वर्क इन प्रोसेस की सूरत में या फिनिश गुड्स की सूरत में, वो सारा स्टॉक की मद में आता है, ये आपका करंट एसेट होता है। इसके बाद हम फिक्स एसेट्स को देखते हैं। फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग और फ्री होल्ड प्रेमिसेस। फ्री होल्ड प्रेमिसेस से मुराद खाली प्लाट कह लें जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी हुई है, इस पर बिल्डिंग नहीं हुई। बिल्डिंग में प्रॉपर इमारत बनी होती है, इसलिए इसको बिल्डिंग कहा जाता है, जबकि फ्री होल्ड प्रेमिसेस में प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बनी होती, इसलिए इसको फ्री होल्ड प्रेमिसेस कहा जाता है। इसके बाद ऑफिस का फर्नीचर, और आप ऑफिस में जो कंप्यूटर्स वगैरह या कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके फिक्स एसेट्स होंगे। और मोटर व्हीकल्स जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या स्टॉक को लाने ले जाने के लिए, तो ये सारे फिक्स एसेट्स हैं। इनको हाईलाइट इसलिए किया गया है कि इनसे रिलेटेड लाजमी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं और वो एडजस्टमेंट आमतौर पर डेप्रिसिएशन की होती है। जब क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह उसमें इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह हम एसेट्स का टोटल करेंगे जिसमें करंट एसेट और फिक्स एसेट्स दोनों शामिल होंगे। अब हम देखते हैं लायबिलिटी वाली साइड को। लायबिलिटी वाली साइड पर सबसे पहले अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स लिखेंगे। ये वो अफराद या वो इदारे होते हैं जिन्हें आपने पेमेंट करनी होती है क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विसेज लेने की वजह से। इसके बाद अगर आपने इन इदारों या इन अफराद को बिल एक्सेप्ट करके दिए हुए हैं पे करने के लिए, तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी होंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने बैंक से एक्सेस अमाउंट ड्रा की हुई है, वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी होता है और इस पर इंटरेस्ट अगर आपने पे नहीं किया तो वो भी आपकी लायबिलिटी बनेगा। इसके साथ साथ अगर आपने बिजनेस में दीगर लोगों से फ़ायदा ले लिया है लेकिन उनको पैसे नहीं दिए, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे, अनपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसमें आमतौर पर सैलरी शामिल होती है, वेजेस वगैरह शामिल होती हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एडवांस अमाउंट रिसीव कर ली है और उनके अगेंस्ट आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की उस आदमी को या उस इदारे को जिससे ये अमाउंट रिसीव की है, तो ये सारी की सारी अमाउंट आपके लिए अनअर्न्ड होगी। अगर इस अमाउंट के अगेंस्ट आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो वो आपकी अर्न इनकम होगी। इसके साथ साथ अगर आपने दूसरे इदारों से, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, किसी से भी लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वो आपकी लायबिलिटी होगी। और इस पर अगर इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया तो वो भी आपकी लायबिलिटी होगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आमतौर पर क्रेडिट साइड पर यही आइटम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम एसेट्स के टोटल में से इन लायबिलिटीज़ के टोटल को माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट आएगी। यहाँ पर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आपके पास बचेगी वो कैपिटल की होगी। यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग में या स्टार्ट में कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया हो तो आप ओपनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में स्टार्ट ऑफ ईयर पर आपको कैपिटल की अमाउंट प्रोवाइड नहीं की गई, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल दिया गया है, तो इन दोनों को आपस में एज इट इज़ नेट करेंगे, यानी एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। यानी इस सूरत में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग की बनानी पड़ेगी। और ईयर एंड पर तो ये लाजमी तौर पर बनाई जाती है क्योंकि ईयर एंड पर सर्टेन एडजस्टमेंट्स होती है जिन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, अकाउंट्स में प्लस माइनस करना पड़ता है। इसके बाद इसके दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनाते हैं। इसको बनाने का मकसद ये होता है कि आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आपके पास ईयर एंड पर जो कैपिटल होगा, हम यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं कि 31 दिसंबर 2020 को आपके पास कैपिटल मौजूद था, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, इसे आउटर कॉलम में लिखा गया। अब इसमें आप ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग से मुराद ये है कि जब बिजनेस का ओनर प्राइवेट यूज़ के लिए कैश या गुड्स को यूज़ करे तो इन दोनों सूरतों में कैश और गुड्स को प्लस करेंगे और
اس کو کیپٹل کا جو کلوزنگ بیلنس ہے اس میں ایڈ کر دیں گے. اس طرح آپ کے پاس ایک گراس اماؤنٹ آ جائے گی. اس میں سے آپ اوپننگ کے کیپٹل کو مائنس کریں گے جو کہ آپ اسٹیٹمنٹ آف افیئرس بنا کر معلوم کریں گے یا جو آپ کو کوسچن میں گیون ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ فریش کیپٹل، ایڈیشنل انویسٹمنٹ یا فریش انویسٹمنٹ بھی جو سال کے دوران کی گئی ہے وہ بھی اس میں سے مائنس ہوگی گراس ٹوٹل میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو انٹرسٹ آن کیپٹل کیلکولیٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہو تو پھر اس صورت میں آپ اوپننگ کیپٹل پہ بھی انٹرسٹ معلوم کریں گے اور فریش کیپٹل پہ بھی انٹرسٹ معلوم کریں گے. سمپل فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کوسچن میں ان کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ وہاں کلیئر ہو جائے گا. اور آخر میں ان سب کو پلس کر کے آؤٹر کالم میں لے جائیں گے اور گراس ٹوٹل میں سے اس کو مائنس کریں گے. اگر یہ آنسر پلس میں آ رہا ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ بزنس نے پروفٹ ارن کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ آنسر مائنس میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس نے ایئر اینڈ پر لاس بیئر کیا ہے. ٹاپک کے حوالے سے آپ کے کوسچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.